नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में जनसंख्या की नीतियां और वर्तमान में भारत की जनसंख्या की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पॉपुलेशन पॉलिसी जनसंख्या नीतियों पर चर्चा करते हैं। जनसंख्या नीति किसी भी सरकार के द्वारा अपनी जनसंख्या के सर्वांगीण विकास के लिए अपनाई गई एक नीति है। इस जनसंख्या पॉलिसी के अंदर कई तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन जो मुख्य इसके एस्पेक्ट है या जनसंख्या नीति में किन किन बातों पर मूलतः ध्यान दिया जाना चाहिए, इसमें चार चीजें आती है। एक तो प्रजननता या जन्म दर, जिसको हम बर्थ रेट या फर्टिलिटी भी कहते हैं। अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा, जनसंख्या जो जन्म दर है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने की आवश्यकता है, तो सरकार उस पर ध्यान देती है। मृत्यु दर हमेशा ही सरकार उसको कम ही करने का प्रयास करती है। साथ ही प्रवास एक जो नीति है, पॉलिसी है, वो किस तरह की होनी चाहिए। क्या हम सभी देशों के लोगों को अपने यहाँ बसने की सुविधा देते हैं, या कुछ लोग कुछ देशों के लोगों को ही देते हैं? कौन बसेगा हमारे देश में और कौन बाहर जा सकता है, ये इस नीति पर ध्यान दिया जाता है। और अगला है जनसंख्या वितरण संबंधी नीति, यानी कि कहाँ देश में जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ कम है, अगली जो जनसंख्या आगे है वो कहाँ बसाई जानी चाहिए। ये सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें कोई भी पॉपुलेशन पॉलिसी बनती है तो सरकार इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देती है। अगर हम ये जो एस्पेक्ट हैं उनके रेफरेंस में देखें कि जनसंख्या पॉलिसी जो होती है उसके मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये होता है कि जनसंख्या स्टेबलाइजिंग हो जाए, मतलब स्थिर हो जाए। और ये उन देशों में जहां जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही है, तो वो देश ये चाहेंगे कि वो धीमी गति से बढ़ रही है वो भी रुक जाए और स्टेबल हो जाए। और ऐसा, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ये इस तरह की इस कैटेगरी के देश है। दूसरा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फॉर ग्रोथ रेट, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए ये ऐसे देशों में जहां जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव हो गई है, जनसंख्या कम हो रही है, तो ऐसे देश चाहेंगे कि उनकी जनसंख्या बढ़े। ऐसे उदाहरण अगर हम देखें, रूस है, बेलारूस, हंगरी, जापान, इटली, ये इस तरह के देश है जहां जनसंख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। और तीसरा वर्ड, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो कि दुनिया के ज्यादातर देशों की अभी भी समस्या है, जहां जन्म दर बहुत ज्यादा है। तो ये ऐसे देश जहां जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेज गति से बढ़ रही है, तो उन देशों की सामने प्रॉब्लम यह है कि उनकी जन्म दर को कम किया जाए। और एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं, भारत भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल होता है। तो इसलिए भारत की जो जनसंख्या नीति बनती है, उस नीति में जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। ये तीन तरह की पॉपुलेशन पॉलिसीज हो सकती है। अलग अलग देश और अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग मानवीय परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती है, इसलिए हर देश की अपनी जनसंख्या नीति होती है जो हर देश में अलग अलग होती है। अब अगर हम भारत में इस पर बात करेंगे, तो अंग्रेजों के जमाने तक अगर हम देखें, जब से हम पॉपुलेशन आई है तब से लेकर अंग्रेजों का जमाना जब तक था, तब तक तो क्या था कि जन्म दर भी हाई होती थी, मृत्यु दर भी हाई होती थी, तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती नहीं थी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं होती थी, तो बहुत बड़ी समस्या भी नहीं थी। लेकिन थोड़ा अंग्रेज जब थे, या 19वीं सदी के शुरुआती दौर से भारत में जनसंख्या बढ़ना शुरू हुआ, वो 20वीं सदी में और बढ़ा। तो उस को देखते हुए भारत के अंदर जनसंख्या को कंट्रोल करने का जो पहला प्रयास हुआ वो 1930 में मैसूर के अंदर हुआ, जब वहां के राजा के सहयोग से बर्थ कंट्रोल क्लिनिक, जिसको हम कहते हैं जन्म नियंत्रण क्लिनिक, स्थापित किया गया। ये विश्व में पहला प्रयास था कहीं पर भी जन्म को नियंत्रित करने का। उसके बाद 1949, यानी कि आजादी के ठीक बाद, भारत में भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना हुई, जिसको हम फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एफपीए इंडिया इसका शॉर्ट नाम भी है। तो इसने फिर अभी भी वर्तमान में काम कर रहा है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। 1952 में भारत विश्व का ऐसा पहला देश बना जब उसने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया। ऐसा करने वाला ये विश्व का भारत पहला देश था। तो ये छुटपुट जो घटनाएं थी वो आजादी तक या आजादी के पहले की घटनाएं, जो भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए घटी थी। उसके बाद अगर हम आगे देखें, तो पहला जो माइलस्टोन भारत में जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए लागू हुआ, वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में हुआ, जब वो प्रधानमंत्री थी। पहली जनसंख्या नीति लागू की गई भारत के अंदर 1976 में, अप्रैल 16 अप्रैल 1976, 1976 में। वो पांचवी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, जो 74 से 79 के बीच में, तब ये प्रयास पहला इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। अब इसमें मुख्य बातें क्या क्या थी?
एक तो लड़के और लड़कियों की एज, जो कि लड़कियों की 18 साल और बॉयज की 21 साल, इससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए, ये व्यवस्था उसमें। दूसरा, महिला एजुकेशन को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे, स्पेशल मेजर उसके उस समय की महिला साक्षरता बढ़नी चाहिए। उसके बाद जो स्टेलाइजेशन यानी कि नसबंदी जिसको हम कहते हैं, बंध्याकरण भी जिसको हम कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए कुछ पारितोषिक दिया जाने लगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, अगर 2 बच्चों के बाद में कोई नसबंदी कराता है तो उसको उस समय 150 रुपए दिए जाते थे, 3 बच्चों के बाद कराता है तो 100 रुपए, 4 बच्चों के बाद कराता है तो 70 रुपए, इस तरह का पैसे दिए जाते थे। और ये अमाउंट आज तो बहुत छोटा है, 70 रुपए, 150 रुपए, लेकिन उस समय में काफी बड़ा अमाउंट हुआ करता था। तो ये इस तरह के लोगों को लालच भी दी गई थी उस समय। उसके बाद जो दूसरे काम किए गए उसमें से, जो सरकारी कर्मचारी थे वो अगर 2 बच्चों के बाद में नसबंदी कराते हैं तो उनको कुछ और बेनिफिट्स वगैरह वहां मुहैया कराए गए। उसके बाद में जो जनसंख्या नीति थी उसको, अधिक जनसंख्या के जो नुकसान थे उनको स्कूल के पाठ्यक्रम में ऐड कर दिया गया, ताकि छोटे बच्चों को ही इसमें पढ़ा दिया जाए ताकि वो अपना परिवार छोटा रखे। उसके बाद जो अगला काम था वो केंद्र सरकार ने जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम उस समय लॉन्च किया था, उसका केंद्र सरकार खुद हर साल रिव्यू करती थी स्टेट स्तर पर कि कौन सा स्टेट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा अच्छा नहीं कर रहा है। जो स्टेट अच्छा काम कर रहे थे उनको 8% अतिरिक्त एड भी मिलता था, जो स्टेट इसमें अच्छा काम नहीं करते थे उनकी जो एड है उसमें कटौती भी कर दी जाती थी। तो इस तरह का प्रयास भी उस समय किया गया था। और हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो नसबंदी का जो प्रोग्राम था और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत कड़ाई से, सख्ती से वो दुनिया के सामने, अपने भारत के सामने पेश आई। और उन्होंने इमरजेंसी भी लगा दी थी जो 1975 से 77 के बीच में थी। और इस इमरजेंसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो काम हुआ या जो सबसे सख्ती के साथ काम हुआ वो नसबंदी वाला था। सभी आयु वर्ग के लोगों की उस समय जबरदस्ती नसबंदी करा दी जाती थी, और पकड़ पकड़ के उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध भी ये काम किया गया। तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम साफ था कि 1977 में जो कांग्रेस पार्टी, जो एकमात्र उस समय बड़ी पार्टी थी, चुनाव हार गई। अब जब ये चुनाव हार गई तो क्या हुआ, उस समय भारत के अंदर कोई भी एक कांग्रेस के अलावा बड़ा दल नहीं था। छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल थे उसमें जनता पार्टी का नाम सबसे प्रमुख आता है, जो बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। तो उसने कई सारे दलों को उसके साथ मिलकर एक खिचड़ी सरकार बनाई, और उस खिचड़ी सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। अब इन्होंने फिर नई सरकार बनी तो क्या किया, क्योंकि पहली सरकार सख्ती की वजह से गिर गई थी तो ये बहुत सख्ती नहीं कर सकते थे। इस वजह से इन्होंने कुछ नई पॉलिसी उसमें अपनाई और उसमें अनाउंस किया उन्होंने 1977 में एक मॉडिफाइड पॉलिसी, जनसंख्या पॉलिसी, जिसको हम संशोधित जनसंख्या नीति कहते हैं। और उस संशोधित जनसंख्या नीति में जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चल रहा था पहले, जिसमें बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही थी, उसका नाम बदल कर दिया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया। उसके बाद उन्होंने एज जो है गर्ल्स और बॉयज की शादी की है उसमें कोई संशोधन नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं किया, 18 से 21 ही रखा हो। लेकिन चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आया, जिसको हम बाल विवाह निरोध अधिनियम भी कहते हैं, इसमें संशोधन अमेंडमेंट अधिनियम आया 1978 के अंदर, ये लेके आए। उसके बाद इन्होंने इसमें बाल विवाह करने पर कुछ कठोर जो सजाएं हैं उसका प्रावधान उसमें किया। उसके बाद जो बंध्याकरण या नसबंदी इसको कहते हैं वो वॉलेंटरी कर लिया, मतलब आदमी अपनी इच्छा से चाहे तो वो करा सकता है और अगर नहीं चाहे तो नहीं करा सकता है। ऐसा एक्चुअली ये इच्छा में इसलिए किया क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने समय में बहुत उसके ऊपर कड़ाई सख्ती करी थी। और उसको हम इस बात से देख सकते हैं कि 1973 और 74 के अंदर कुल नसबंदियां हुई वो केवल 9.4 लाख की हुई थी। लेकिन जब सख्ती की गई और जबरदस्ती नसबंदी कराई गई तो क्या हुआ, 1976-77 के अंदर ये जो संख्या है वो बढ़कर लगभग 83 लाख हो गई। इतने लोगों की जबरदस्ती नसबंदी उस समय कर दी गई थी। फिर जब इसमें वापस ढिलाई या छूट बढ़ती गई तो क्या हुआ, 1977-78 में वो वापस गिर के 9 लाख पर ही आ गई। तो इन्होंने उसको वॉलेंटरी कर दिया। वॉलेंटरी करते ही क्या हुआ, वो वापस नीचे की तरफ गिर गया वो आंकड़ा जो था। उसके बाद वही पॉपुलेशन पॉलिसी जो थी या पॉपुलेशन संबंधी अध्ययन को सारे जो पाठ्यक्रम है उसमें लागू कर दिया गया। अगला जो है, कुछ पारितोषिक जो इनाम पहले वाली सरकार ने दिए थे उसी तरह के कुछ इनाम इन्होंने नसबंदी के लिए, चाहे वो पुरुष नसबंदी हो महिला नसबंदी हो, उसके लिए कुछ पैसे दिए जाने शुरू किए। और मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया फैमिली प्लानिंग के संबंधी जो चीजें थी ग्रामीण क्षेत्रों में, जो चीजें की उस समय इतना सोशल मीडिया और इतनी सारी चीजें नहीं थी, तो अखबारों के माध्यम से इधर उधर नारे वगैरह लिख के ये सारा प्रचार प्रसार करने का काम इस समय किया।
हम देखा होगा छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह के बहुत सारे नारे उस समय दीवारों पे लिखे मिलते थे हमें। एक लड़की पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी, इस तरह की जो चीजें थी वो इस समय यहाँ सारी की गई थी। लेकिन ये सारा लगभग इनका काम वॉलेंटरी था, तो ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा चला नहीं। और एक तरह से हम कहें कि बहुत इसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। फिर क्या हुआ, ये खिचड़ी सरकार थी, सरकार बहुत ज्यादा चली भी नहीं, तो फिर से ये सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी ने 1980 में फिर से एक बार सरकार बना दी अपनी। लेकिन अब इंदिरा गांधी उस तरह की चीजें नहीं करना चाहती थी जिस वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। तो अब इन्होंने क्या, एक वर्किंग कमेटी बनाई उस समय, और उनको कहा कि हम नई पॉपुलेशन पॉलिसी किस तरह से बनाए ताकि हमारी सरकार भी बनी रहे और जनसंख्या कंट्रोल भी हो, क्योंकि जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि 1971 भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। इसी तरह से अगर हम 1981 में भी बात करें तो तब भी बहुत सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो उसको कम करना बहुत जरूरी था। तो ये जो कमेटी थी उसने आपने जो सुझाव दिए उसमें ये कहा कि सन 2000 तक ये कुछ ऐसे सुझाव उन्होंने दिए कि जो एवरेज फैमिली साइज है 4.2 की, उसको घटा के 3.2 कर दिया जाए प्रति परिवार जो बच्चों की संख्या है। फिर बर्थ रेट जो जन्म दर है वो 33 प्रति हजार से घटा करके 21 कर दी जाए। डेथ रेट जो है वो भी 14 प्रति हजार से घटाकर 9 कर दी जाए। और इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब शिशु मृत्यु दर जो है वो 129 से घटाकर 60 कर दी जाए प्रति हजार पे। यानी कि 1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो 129 बच्चे मर जाते थे, अब वो घटाकर व्यवस्था ऐसी की जाए कि वो 60 हो जाए। साथ ही जो परिवार नियोजन के अंदर फैमिली थी वो उसमें 22% फैमिली ही आई थी, उसको बढ़ा के 60% फैमिली को परिवार नियोजन के अंदर ले आया जाए। ये सारे सजेशन उस समय उस कमेटी ने दिए थे। लेकिन वही है, इंदिरा गांधी ने फिर बाद में कोई सख्ती नहीं की, तो ये बहुत ज्यादा कोई फ्रूटफुल ये सारी चीजें नजर नहीं आई। हालांकि कुछ इसमें से लक्ष्य हासिल भी किए गए। उसके बाद फिर हमारी जो नई जनसंख्या नीति, हम जिसको न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कहते हैं, वो 2000 में आई, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक्चुअली उसकी जो कहानी है इस पॉलिसी की वो शुरू हो जाती है 1993 में। उस समय तत्कालिक भारत सरकार ने MS स्वामीनाथन इनके अंडर में एक कमेटी बैठाई, और उस कमेटी को कहा कि भारत की नई जनसंख्या नीति कैसी होनी चाहिए उस पर अपने सुझाव दीजिए। तो इस कमेटी ने 94 में अपने सुझाव दे दिए, लेकिन उस समय वो सारा राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था भारत के अंदर, तो किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन 1999 में, क्योंकि 98 में वापस अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बन गई थी बीजेपी की, तो उस समय उन्होंने 1999 में जो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है भारत का, उसको इस पॉलिसी को दिखाया। तो इन्होंने कहा कि नहीं, पॉलिसी अच्छी है। तो उसके बाद इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने ये दूसरी नेशनल पॉलिसी भारत की लागू की फरवरी 2000 के अंदर, फुल प्लेस भारत के अंदर लागू कर दी गई। इसके अंदर इस पॉलिसी के अंदर सबसे खास बात थी कि इसमें क्वालिटी लाइफ पर जोर दिया गया है, यानी कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सारे जो प्रयास थे वो इसमें किए गए थे। जैसे उदाहरण के लिए साक्षरता दर को बढ़ा दिया जाए, जो जन्म दर है उसको कम कर दिया जाए, साथ ही जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए, महिलाओं को रोजगार ज्यादा दिया जाए। इस तरह की चीजें जो क्वालिटी लाइफ लाइफ की क्वालिटी बढ़ा सके उस पर फोकस करने पर ध्यान दिया गया। अब ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 की, इसके अंदर इसके जो उद्देश्य थे, लक्ष्य रखे गए, वो 3 भागों में बांट दिए गए। एक तो टेम्परेरी ऑब्जेक्टिव जो तात्कालिक हासिल किए जा सकते हैं, मिडिल टर्म जो छोटे समय के लिए ऑब्जेक्टिव, और एक है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लंबे समय में हासिल किए जाने वाले उद्देश्य। जो टेम्परेरी उद्देश्य थे उसके अंदर ऐसी सारी चीजें, जैसे जो गर्भ निरोधक उस समय वस्तुएं चीजें हुआ करती थी, उनका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा करना, गर्भवती महिलाओं और शिशु के स्वास्थ्य और उसके देखभाल के लिए चिकित्सा का ऐसा ऐसा जाल और ऐसे कर्मचारी तैयार करना जो उनका ध्यान रखे। बाकी अगर हम देखें स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत ज्यादा उसमें उसको बढ़ाया जाए। इस तरह की जो चीजें जो जो तुरंत हासिल की जा सकती है वो टेम्परेरी में रखी गई। उसके बाद मिडल में अगर हम देखें तो ये रखा गया कि जो हमारी कुल प्रजनन दर है वो सन 2010 तक घटा के 2.1 कर दी जाए, ये मिडिल टर्म में, और इसको हासिल भी किया बहुत हद तक। लॉन्ग टर्म में जो ऑब्जेक्टिव रखा, जो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है इसका, 2045 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को मतलब 0 कर दिया जाए, यानी कि स्टेबल हो जानी चाहिए पॉपुलेशन, इसके बाद बढ़नी नहीं चाहिए। इस लक्ष्य की ओर भी हम हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। 2011 में अगर हम देखें तो 17.5% हमारी ग्रोथ रेट हो गई थी, जो अभी की जनगणना में शायद हो सकता है 10% तक आ जाए। तो 2045 तक हम इसको हासिल कर सकते हैं, और इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक इस पॉलिसी के अंदर थी, उसमें रखा गया था कि हर गांव के अंदर एक मैटरनिटी हट या प्रसूति गृह बना दिया जाए। हालांकि इसको हर गांव में तो अब तक नहीं बनाया जा सका है।
उसके बाद 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया। इस लक्ष्य को हमने बहुत हद तक हासिल करने का प्रयास किया है। जो एनएसओ है, नेम स्टक ऑफ, यानी कि इसका मतलब है कि जो बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन बाद में फिर वो स्कूल पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो रेशो घटाकर 20% कर दिया जाए। साथ ही जो इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी शिशु मृत्यु दर है वो 30 प्रति 1000 कर दी जाए। मतलब 1000 बच्चों जो जन्म ले रहे हैं उसमें से मरने वालों की बच्चे की संख्या 30 से भी कम हो जानी चाहिए 1000 में। दूसरा इसमें किया गया कि जो मातृ मृत्यु दर है, यानी कि बच्चे को जन्म देते समय जो माओ की डेथ हो रही थी वो 1 लाख में 100 से भी कम हो जानी चाहिए, ये लक्ष्य भी इसके अंदर रखा गया। साथ ही चाहे जन्म की बात हो, मृत्यु, शादी और प्रेगनेंसी, कोई भी इसमें से हो, सबको रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक और अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही ये सारा जो गर्भपात है और लिंग डिटर्मिनेशन है, ये सारी चीजें इलीगल घोषित कर दी, गैर कानूनी, और अभी भी ये चल रहा है। और मैरिज की एज में कोई परिवर्तन नहीं किया, 18 से 21 साल रखा। ये कुछ और जो 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर हुआ था। एक्चुअली ये जो 18 और 21 वाली जो कहानी है शादी वाली, वो कुछ इस तरह से चली। 1929 में भारत में अंग्रेजों के जमाने में एक ये चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आया था, जिसको हम बाल विवाह निरोध अधिनियम भी कहते हैं, 1929 में। इस कानून के अंदर व्यवस्था थी कि शादी के लिए लड़की की एज 14 साल और लड़के की एज 18 साल होनी चाहिए। लेकिन ये 1978 में जो एक्ट आया वो इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, और अमेंडमेंट करके लड़की की एज 18 और लड़के की 21 साल कर दी गई। उसके बाद में फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज मैरिज एक्ट आया 2006 में, लेकिन इसमें एज में कोई चेंज नहीं किया, वो 18 और 21 ही रहा। अब वर्तमान में क्या हुआ, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट एक्ट आया 2021 के अंदर। ये एक्ट 2021 में संसद में पेश तो हुआ है, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हुआ है। इस एक्ट में भारत सरकार ये चाह रही है कि लड़का और लड़की दोनों की एज 21 साल कर दी जाए। तो ये अभी विवाद का विषय है काफी, और ये एक्ट अभी तक पास तो नहीं हुआ है, लेकिन ये अगर ये पास होता है तो दोनों की एज फिर 21 साल हो जाएगी। तो उससे क्या होता है कि लड़की की एज, ज्यादा एज में शादी होने पर उसकी जो प्रजनन की एज है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो उससे भी ग्रोथ रेट जो है वो काफी कम हो सकती है, ऐसा मानना है। तो ये भारत की जो अब तक जो पॉपुलेशन पॉलिसीज आई है उनके बारे में। अब हम भारत में कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं पॉपुलेशन रिलेटेड उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अब अगर नई पॉलिसी बनती है, जो अभी भी मांग उठ भी रही है, पिछले 1-2 सालों में 2-3 बार मांग उठी है कि और नई पॉलिसी बनाई जाए और जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए इस तरह से। तो अगर नई पॉलिसी बनती है तो अभी भारत की जनसंख्या की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, तो उनके ऊपर फोकस होना चाहिए, और उस पॉपुलेशन पॉलिसी में इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें काम करना होगा। कुछ समस्या है जो आंकड़ों बेस्ड है या पॉपुलेशन या जनांगिकी से संबंधित है, उस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, अभी भी 2011 में 17.64% ग्रोथ रेट थी, जो बहुत ज्यादा मानी जाती है। महिलाओं के प्रति अगर हम देखें तो सेक्स रेशो काफी नेगेटिव है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं ही है। तो ये काफी सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है, तो इस पर काम करना चाहिए। लिटरेसी रेट जो है भारत की वो भी 74% ही है, यानी कि हर 100 में से 26 लोग तो अभी भी पढ़े लिखे नहीं है, और महिलाओं की हालत तो और भी खराब है, उसको बढ़ाना चाहिए। जो महिला और पुरुष लिटरेसी में गैप है वो लगभग 17% का है, जो बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा, 382 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, जो अब तो हो सकता है बढ़ के 400 से ज्यादा हो गए हो। ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। अनइक्वल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। जैसे गंगा के मैदान की बात करते हैं तो भारत की लगभग 45% पॉपुलेशन अकेले गंगा के मैदान में रहती है, बाकी कुछ क्षेत्रों में छितराए हुए लोग भी रहते हैं। अर्बनाइजेशन अभी 31% है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 2050 तक भारत की 40% जनसंख्या अब नगरों में निवास करेगी। तो अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, नगरों में समस्याएं बढ़ती जाएगी। जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भारत में अभी 70 वर्ष है, यानी कि औसतन जन्म के समय ये उम्मीद की जाती है कि एक इंसान भारत में 70 साल जीता है। लेकिन ये भी बहुत कम है। जैसे हम हांगकांग की बात करें तो वहाँ 85.2 वर्ष है, जापान की बात करें तो वहां भी 85 है, तो उनकी तुलना में काफी कम है, इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। भारत के अंदर जो 5 साल के बच्चे हैं, 44% बच्चे अंडरवेट है, यानी कि उनका जो वजन होना चाहिए वो नहीं है, यानी कि वो कुपोषण के शिकार है। इस पर काम करने की आवश्यकता है। भारत के 72% शिशु और 52% जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो एनीमिया से ग्रसित है। ये एक रोग है जिसमें हम कह सकते हैं खून की कमी होती है शरीर के अंदर, तो उसको एनीमिया कहा जाता है। फिर लगभग 46.6 मिलियन बच्चे भारत के अविकसित है, जिनका शारीरिक विकास बहुत ढंग से नहीं हुआ, और आश्चर्य की बात है विश्व में ये सबसे ज्यादा संख्या भारत के अंदर ही है इस तरह के बच्चों की।
पर कैपिटल जो इनकम है वो 1950 में 256 रुपए थी, जो अब 21-22 में बढ़कर 1,29,000 के आसपास हो गई है। लेकिन अभी भी ये काफी कम है विकसित देश और बाकी देशों की तुलना में अगर हम बात करें तो। बीपीएल पॉपुलेशन की बात है तो भारत के अंदर 37% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें बिहार है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये जो स्टेट है वो काफी ऊंचा परसेंटेज इसके अंदर रखते हैं बीपीएल के अंदर अगर हम देखें। और गरीबी वैसे भी बहुत ज्यादा है। गोवा की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा है, 4.3 लाख प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। बिहार में ये 46,000 के आसपास, ये काफी कम है। तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन बीपीएल से नीचे है वो इन स्टेट्स में, जो नॉर्थ वाले स्टेट है जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, वो उनका रेशो भी ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट की दर अगर हम देखें सितंबर 2022 में, तो ये लगभग 6.43% थी। तो ये काफी कम हो रही है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी किसी देश में जहाँ 141 करोड़ लोग हो, उसमें उसके 6% लोग बेरोजगार हैं, तो ये काफी सोचने वाली बात है। हालांकि अभी भी सितंबर 22 में जो आंकड़े आए हैं उसमें से छत्तीसगढ़ भारत के ऐसा स्टेट है जहाँ बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो गई है, 0.1% ही रही है। असम में 0.4% रही है, जबकि सबसे ज्यादा वाला स्टेट राजस्थान है, जिसमें लगभग 23% से भी ज्यादा बेरोजगारी दर है वर्तमान में। ओल्ड एज होम भारत के अंदर जो वृद्धाश्रम है उनकी संख्या 728 वृद्धाश्रम है, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो ज्यादा एज के लोग हैं उनके बच्चे या तो उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, और ये दर जो है वो प्रवृत्ति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है वर्तमान के अंदर। हालांकि इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि अभी अब हम ये सोचते हैं कि छोटे बच्चों को हम हॉस्टल में रख के पढ़ाते हैं तो फिर वो अकेला रहता है, वो फैमिली के साथ जुड़ नहीं पाता है। तो फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर वो भी सोचता है कि चल ठीक है, हम बचपन में हमको हॉस्टल में रखा था, अब आप भी हॉस्टल जाइए, यानी कि वृद्धाश्रम जाइए। इस तरह का रुझान कहीं कहीं देखने को मिलता है। फार्मर सुसाइड जो है भारत की एक बड़ी समस्या है, जिससे 2021 के अंदर 5,563 किसानों ने आत्महत्या की। कर्ज वगैरह ये सब ज्यादा उसमें समस्या है। ऐसा माना जाता है कि 1995 से लेकर अब तक लगभग 3 लाख से ज्यादा जो किसान है वो आत्महत्या कर चुके हैं। इसका मतलब ये हर साल लगभग 10,000 फार्मर्स जो है वो सुसाइड कर चुके हैं, करते हैं भारत के अंदर। नेक्स्ट, रोड एक्सीडेंट की हम बात करें तो भारत में 2021 के अंदर 1,55,000 या 56,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे, जबकि लगभग 3.25 लोग उसमें घायल हुए थे। बहुत ज्यादा रेशो है ये रोड एक्सीडेंट, इस पर भी काम करने की जरूरत है। तंबाकू जनित बीमारियों से 2018 में भारत के अंदर लगभग 10 लाख लोग मर गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि अगर हम देखें हम एवरेज तो एक दिन में लगभग 3,000 लोग तंबाकू जनित बीमारियों से मर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही हमारे जो पड़ोसी देश है वहां से और दुनिया के दूसरे देशों से भारत के अंदर जो माइग्रेशन हो रहा है वो भी भारत की एक बड़ी समस्या है। जैसे अगर हम केवल एक बांग्लादेश से ही बात करें तो बांग्लादेश से लगभग माइग्रेशन करके 28 लाख लोग इलीगली भारत के अंदर रह रहे हैं, 28 लाख उनकी संख्या है। और उसका रेशो निकालें तो लगभग 50%, 51% जो माइग्रेशन करके भारत में आ रहे हैं उसमें बांग्लादेशी है। इसमें फिर सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान है, लगभग 9 लाख जनसंख्या होगी, 17% इसका बनता है। उसके बाद नेपाल है, लगभग 8 लाख लोग, यानी कि 15%। श्रीलंका से भी काफी 2 लाख लोग भारत के अंदर माइग्रेट करके आए हैं, जो 3.7% होगा। म्यांमार से भी जो रोहिंग्या मुस्लिम है वो वर्तमान में इस तरफ आ रहे हैं, उसका परसेंट भी लगभग 1% के आसपास है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंदर की पड़ोसी देशों की जो जनसंख्या है वो भारत के अंदर आ रही है। कुछ और समस्याएं जिसको हम कह सकते हैं, जैसे आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, हम रोज इस तरह की घटनाओं को देखते हैं। पीने के पानी की भारत के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अभी भी ऐसा माना जाता है लगभग 60 करोड़ लोगों के पास भारत में पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई समेत 21 भारत के ऐसे बड़े शहर हैं जिसमें पानी की भारी किल्लत है, बहुत ज्यादा समस्या ग्रस्त वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास, जो ये सड़कें, बिजली, चिकित्सा, स्कूल्स बहुत ज्यादा नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम देख रहे हैं। स्लम, जिसको हम झुग्गी झोपड़ियां या कच्ची बस्ती कहते हैं, जो शहरों के आसपास विकसित होती है, उसकी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर है। भारत में लगभग 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इसमें से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो स्लम्स के अंदर रहते हैं। एशिया और भारत की सबसे बड़ी जो कच्ची बस्ती है वो मुंबई के अंदर है, धारावी। उसमें लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग वहां पर निवास कर रहे हैं वर्तमान में। और अगर उसका प्रति स्क्वायर किलोमीटर अगर हम घनत्व देखें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 3.4 लाख लोग निवास करते हैं। आपने एक स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म देखी होगी, उसमें इस बस्ती को दिखाया गया है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, और ये हर शहर में बढ़ते जा रहे हैं वर्तमान में जो कच्ची बस्तियां वो, इसमें कोई फैसिलिटी नहीं होती है किसी भी तरह की।
एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है भारत के, अभी भी लगभग 50% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर है, और वो कृषि भी सारी ट्रेडिशनल तरीके से हो रही है। प्रेशर और नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में 17.5% पॉपुलेशन है विश्व की, जबकि एरिया तो लगभग 2.5% ही है। पानी के मामले में भी इसमें हम देखें तो विश्व की 17.5% पॉपुलेशन, फ्रेश वाटर केवल 4% ही है वर्ल्ड का। वो भी एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर है। सोशल प्रॉब्लम से सारी सामाजिक समस्याएं, मृत्यु बोझ, दहेज, कितनी कुप्रथाएं, ये सब सारी चीजें भारत के अंदर अभी भी वर्तमान में मौजूद है। ये वायलेंस जो है, रोइट या दंगे जिसको हम कह सकते हैं, ये भी आए दिन की समस्या है भारत के अंदर, होते रहते हैं। जो मॉडरेट मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज अभी अवेलेबल नहीं है। डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। इसी तरह से अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनकी संख्या भी बहुत कम है भारत के अंदर जनसंख्या के हिसाब से। तो जेंडर इश्यू है, जो महिला और पुरुष के अंदर जो भेदभाव वाली बात आती है, वो भी बहुत ज्यादा हावी है अभी। कई तरह की बीमारियां, चिकित्सा सुविधाएं उतनी ज्यादा है नहीं, तो ये भी प्रॉब्लम भारत के अंदर है। क्राइम अगेंस्ट वुमन, ऐसा माना जाता है कि हर 3 में से एक महिला के खिलाफ भारत के अंदर क्राइम होता है, किसी भी तरह का, वो शारीरिक या मानसिक क्राइम है। तो ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर अगर हम नई पॉलिसी अगर बनाते हैं तो उसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत रहेगी। तभी वो नई जो जनसंख्या नीति है वो एक अच्छी जनसंख्या नीति बनकर हमारे सामने आएगी। तो ये भारत में जनसंख्या पॉलिसी और उसकी समस्या से संबंधित जानकारियां थी। आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी और वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।